हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 12th सिलेबस का सेकेंड लास्ट यूनिट का बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद बायोटेक्नोलॉजी पर आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी देखा जाए तो हमारे सिलेबस की सबसे छोटी यूनिट में से काउंट होती है। एक्चुअली बायोटेक सब्जेक्ट अपने आप में काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं उसमें, लेकिन वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में बायोटेक की इस यूनिट में बायोटेक की एक ही मेन टेक्निक को डिस्कस किया गया है, एंड दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको जीन ट्रांसफ़र टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का अच्छा खासा कोई यूज़फुल जीन निकाल के हम उस जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देना, और वहाँ उस ऑर्गेनिज्म में वो जीन एक्सप्रेस होता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। और ये चीज़ें हालांकि पहले तो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब हम ये सब काम कर पाते हैं। ये सब बायोटेक्नोलॉजी है, और इसका बेनिफिट ये है कि हम उस जीन का प्रोडक्ट लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट हमारे लिए कोई मेडिसिन हो सकता है, कोई फूड हो सकता है, या और भी कोई कंपाउंड, जिसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पर लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से हम ऐसी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो अदरवाइज हमारे लिए बनाना पॉसिबल ही नहीं था। तो यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक हमें पढ़नी है, यही हमारे सिलेबस में है बायोटेक की इस यूनिट में। बायोटेक की इस यूनिट में आप देखिए केवल 2 चैप्टर हैं, एक है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और दूसरा है एप्लीकेशन। और कोई बहुत बड़ी यूनिट भी नहीं है, और बड़ा स्कोरिंग पार्ट है। एवरी ईयर नीट में इसमें से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड पैटर्न पर भी क्वेश्चन बनते हैं। छोटी सी यूनिट है, बहुत कम टाइम में तैयार होती है, और बिल्कुल एनसीईआरटी के ट्रैक पे चलती है। हम भी वही चलेंगे, ठीक है। और बड़ा स्कोरिंग है, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो पहला चैप्टर है हमारा, हम उसको स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के इस चैप्टर में मेनली हमें वो टेक्निक समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हम किसी जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं ऑर्गेनिज्म में से, और कैसे हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस, और फिर कैसे हम उसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे। और जो सेकंड चैप्टर है एप्लीकेशन का, उसमें हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से अब तक हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, वो डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो ध्यान रखिए, बायोटेक के इस पूरे पार्ट को तैयार करना बहुत ईजी है, बहुत कम टाइम में तैयार होता है, खूब स्कोरिंग भी है, और बड़े अच्छे से क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और नॉर्मली ये क्वेश्चन सबके सही होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पहला चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एनसीईआरटी का, इस चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं तो टेक्निक को हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में पढ़ना होता है, और जितना हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे उतना बेटर वे में हम समझ भी पाएंगे चीज़ों को। लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ी सी सीक्वेंस को लेकर गड़बड़ है, कुछ चीज़ें आगे दे रखी हैं, कुछ पीछे दे रखी हैं, तो हमें थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करना पड़ सकता है पैराग्राफ से। वो पैराग्राफ अगर हम शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए एनसीईआरटी के चैप्टर को समझना बहुत ईजी हो जाता है। और इसीलिए मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ाता हूँ तो साथ साथ ही एनसीईआरटी रहती है, ठीक है। मैं आपको बीच बीच में एनसीईआरटी इसलिए ओपन करके भी बताता चलूँगा कि हमने जो चीज़ पढ़ी वो एनसीईआरटी में कहाँ लिखी हुई है और क्या है। एंड एट द एंड जब पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद एनसीईआरटी भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन कुछ पैराग्राफ इधर उधर शिफ्टिंग हो सकती है, वो आप ध्यान रखिएगा, वो मैं बताता चलूँगा साथ में, ठीक है। तो बायोटेक का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। आप देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की ही बेसिक डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी आप देखो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ ये वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी। बायो एंड टेक्नोलॉजी 2 वर्ड है, ठीक है। सो कंबाइंड टर्म बायोटेक्नोलॉजी, एंड द टर्म वाज गिवन फर्स्ट बाय कार्ल इरके इन 1970 में कार्ल इरके ने इस टर्म को पहली बार यूज़ किया है। तो ऐसा लगता है कि 1970 को बहुत पुरानी बात नहीं है, तो क्या हम ये माने कि बायोटेक 1970 के बाद का ही सब्जेक्ट है? तो ऐसा भी नहीं है। बायोटेक भी, हालांकि बायोटेक जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में एक रिसेंट मॉडर्न ब्रांच का इमेजिनेशन आता है, ठीक भी है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें बहुत रिसेंट हैं, लेकिन बायोटेक इतना भी नया नहीं है। एंशिएंट टाइम से बायोटेक की चीज़ें चलती आ रही हैं। हालांकि 1970 के बाद की बायोटेक में बड़ा फ़र्क आ गया। बायोटेक तो पहले से थी, लेकिन 1970 के पहले की बायोटेक और 1970 के बाद की बायोटेक में डिफरेंस है, वो हम समझेंगे भी सही, ठीक है।
तो ऑल्दो द टर्म वाज बीइंग डिराइव्ड इन 1970 बाय कार्ल इरके, एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए उन्होंने एक टर्म दी थी, ठीक है। और ये मेनली उन्होंने पॉर्क इंडस्ट्री में पहली बार यूज़ की थी, बायोटेक्नोलॉजी। धीरे धीरे ये टर्म बड़ी पॉपुलर हुई और आज अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। बायोटेक्नोलॉजी इज बीन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बायोलॉजी एंड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टेक्नोलॉजी ऑल्सो। ये एक फ्यूजन है, एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बायो एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। अब देखिए, बायो जो है मीन्स इट इज द लिविंग ब्रांच, और टेक्नोलॉजी बेसिकली एक नॉन लिविंग अप्रोच होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लिविंग एंड ए नॉन लिविंग ब्रांच, ठीक है। तो हम पहले ये समझे तो सही कि आखिर बायोटेक में स्टडी क्या है, किस चीज की है। देखिए, सब्जेक्ट का नेचर समझिए। बायोलॉजी इज द लिविंग साइंस, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम बायोलॉजी में नेचर में मिलने वाले जितने तरह के वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म उनकी स्टडी करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट्स। बायोलॉजी में हमारा मेन कंसर्न होता है लाइफ फॉर्म को समझना, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं और उनके अंदर सिस्टम क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, ये सब बातें। और हम उसमें ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, और बायोलॉजी बेसिकली स्टडी है, ठीक है। और हम ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं जो हो सकता है डायरेक्टली हमारी लाइफ में कभी काम ही ना आए। हम कॉकरोच स्टडी कर रहे हैं, हम कोई और ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रा पढ़ रहे हैं, जो कभी जिंदगी में काम नहीं आना। लेकिन हमारा मकसद क्या है? लिविंग सिस्टम को समझना। तो बायोलॉजी मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म और जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी स्टडी का एक सब्जेक्ट है। अब टेक्नोलॉजी देखिए, तो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एक नॉन लिविंग अप्रोच है। टेक्नोलॉजी सीधा सीधा मशीनरी पार्ट है, यूँ समझिए। टेक्नोलॉजी में ह्यूमन के लिए यूजफुल चीज़ें बनती हैं। बायोलॉजी में हम जो चीज़ स्टडी करते हैं ज़रूरी नहीं वो ह्यूमन के लिए डायरेक्ट काम आ रही हो, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम जो कुछ काम करेंगे वो सीधा ह्यूमन ओरिएंटेड ब्रांच है। तो टेक्नोलॉजी इज कम्प्लीटली ह्यूमन ओरिएंटेड ब्रांच। वहाँ कोई नेचर के लिए कुछ नहीं हो रहा, सब हम अपने काम के लिए कर रहे हैं। ह्यूमन अपने काम की चीज़ें लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करता है। उन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक मशीन बना रखी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है और वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस को अगर देखें तो एंशिएंट टाइम से बायोलॉजी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। और हम बायोलॉजी में कई नई नई चीज़ें और बहुत डेप्थ तक जा चुके हैं, डीएनए और जीन तक पहुँच गए हैं। तो टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, टेक्नोलॉजी में भी खूब इंप्रूवमेंट हुआ है। एंशिएंट टाइम से देखें, स्टोन एजेस में पहली बार इंसान ने व्हील बनाया, पत्थरों के हथियार बनाए, व्हील बनाए, और फिर उनसे होते होते धीरे धीरे कई तरह की इंस्ट्रूमेंट्स आए, मशीनरी आई। कभी इलेक्ट्रॉनिक का टाइम्स आया, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर डिजिटल, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में भी लगातार इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, और टेक्नोलॉजी में नई नई तरह की मशीनरी, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं जो ह्यूमन के काम को ईजी बना देते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्मार्ट मशीन्स आ रही हैं। और टेक्नोलॉजी में एक चीज़ देखिएगा, मैंने क्या कहा था, वो टेक्नोलॉजी में जो भी काम होता है वो ह्यूमन के बेनिफिट के लिए होगा। तो ये टोटली ह्यूमन ओरिएंटेड ब्रांच है, प्योरली आर्टिफिशियल अप्रोच। टेक्नोलॉजी में जो कुछ किया जाएगा वो ह्यूमन के कंफर्ट को सोचकर किया जाएगा। टेक्नोलॉजी में हमेशा चीज़ें लार्ज स्केल पर ले जाई जाएंगी। कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसकी वैल्यू ही तब है जब उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल लेवल पर अप्लाई करें और उससे प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पर करें ताकि सारे ह्यूमन को मिल सके। तो टेक्नोलॉजी की अपनी अप्रोच है। आप देखिए, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है आज वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आप जाके देखिए, सब कुछ ऑटोमेटिक काम हो रहा है, मशीनें हैं और फटाफट काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ह्यूमन तो खाली उनको मैनेज करता है बस। तो टेक्नोलॉजी पूरा एक नॉन लिविंग अप्रोच है जो ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट लार्ज स्केल पर बनाती है। और बायोलॉजिकल साइंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। दो अलग अलग अप्रोच है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? देखिए, एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंस कहा जाता है। जैसे एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो आप देखते हैं कि इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं और वो मशीनें फटाफट प्रोडक्शन कर रही हैं नॉन स्टॉप, तो वो एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी और वो हमारे लिए इजी गोइंग है क्योंकि एक मशीन है, एक तरह का रोबोट है। और अगर हम उसको थोड़ा ठीक है हम मैनेज कर रहे हैं, अगर लेकिन हम उसमें थोड़ा बहुत केयरलेस भी हो गए तो खास फर्क नहीं पड़ता। मशीनरी है, थोड़ी मिस हैंडलिंग भी हो गई अगर मान लो तो कोई बात नहीं, मशीन रिपेयर हो जाएगी, कुछ पार्ट्स चेंज हो जाएंगे, फिर से चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी टेक्नोलॉजी में उस मशीन जो प्रोडक्शन करने वाली उस नॉन लिविंग यूनिट, उस मशीन को अगर हम हटा दें और उसकी जगह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ले जाकर खड़ा कर दें और फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्शन करवाएं जैसे वो मशीन कर रही थी, हियर वी विल यूज दिस ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक ए मशीन, और वो ऑर्गेनिज्म फिर हमारे लिए नॉन स्टॉप प्रोडक्शन करे।
तो अगर किसी टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन करने वाली यूनिट नॉन लिविंग मशीन नहीं है, उसकी जगह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया और वो ह्यूमन के लिए यूजफुल लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहा है जैसे इंडस्ट्री में होता है, तो अब वो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो नॉर्मल टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में ये फर्क है कि प्रोडक्शन करने वाली जो हमारी यूनिट है वो अब एक नॉन लिविंग मशीन ना होकर के एक ऑर्गेनिज्म होगा। तो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, इसलिए बायो सिस्टम आ गया, बायोलॉजी आ गई। यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग एट लार्ज स्केल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को यूज करके लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन लेना, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। और ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम कई सारे प्रोडक्ट एंशिएंट टाइम से लार्ज स्केल पर बनाते आ रहे हैं। आप देखिए, इंसान बहुत पहले से माइक्रोब का यूज करके कर्ड बना रहा है, चीज बना रहा है, ब्रेड, पनीर, वाइन, बहुत सारी चीजें बन रही है, वो माइक्रोब यूज हो रहा है, तो वो भी तो ऑर्गेनिज्म है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इट्स अ काइंड ऑफ एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, समझे। तो अब एक टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी जो है वो नॉन लिविंग मशीनों से काम करता है, प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल पर। बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन करने वाली वो यूनिट मशीनें ना होकर के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, और वो ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्शन देगा। अब देखिए, जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म को लेकर आ जाते हैं तो हमारे काम की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मैंने आपको कहा था मशीनों के साथ काम करना ईजी है, थोड़ी बहुत खराबी हो गई, हम रिपेयर हो जाती है, पार्ट्स बदल लेंगे। लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को लगा रखा है तो वहाँ तो जरा सी मिस हैंडलिंग बहुत भारी हो सकती है। हमारी जरा सी मिस हैंडलिंग से हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म मरी जाए, और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिपेयर नहीं होते। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में हमें ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ऑर्गेनिज्म। और बायोटेक्नोलॉजी का यही एक ड्रॉबैक भी है। जो लोग बायोटेक्नोलॉजी का क्रिटिसिज्म करते हैं, और बहुत सारे इसका क्रिटिसिज्म भी है, उनका कहना यही है कि आप एक ऑर्गेनिज्म को प्रोडक्शन में लगा रहे हो तो ये तो गलत है, इट इज़ नॉट नेचुरल। ऑर्गेनिज्म इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुआ और हम उसको अपने फायदे के लिए यूज करे जा रहे हैं। इसमें भी आप देखिए, शुरू में जो मैंने एंशिएंट बायोटेक की बात करी, उसमें तो हमने ऑर्गेनिज्म, कोई एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म है और उस, मान लो कोई बैक्टीरिया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसको कोई चीज़ बनाने आती है, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को ले आते हैं और उससे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाते हैं। हमने उस ऑर्गेनिज्म में कोई छेड़छाड़ नहीं की, बस वो ऑर्गेनिज्म नेचुरल एफिशिएंसी पे काम करता है, बस हम उसको लार्ज स्केल पर काम करवाते हैं ताकि हमें प्रोडक्शन हो जाए। ये हमारी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें ज़्यादा समस्या नहीं थी क्योंकि आप उस ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, समझे। लेकिन हुआ क्या, ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल एफिशिएंसी पे तो काम करता ही था, लेकिन ह्यूमन बीइंग को इसमें पेशेंस कहाँ है। ह्यूमन बीइंग को लगा कि नहीं, ये जितनी स्पीड पे काम कर रहा, हमें तो और अच्छा काम करवाना है और ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो फिर हमने उस ऑर्गेनिज्म को चेंज करना शुरू किया, हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से। हमने उस ऑर्गेनिज्म में कोई किसी और का जीन ट्रांसफ़र कर दिया, उसके जीनोम में छेड़छाड़ करी, उसमें कुछ और जीन डाल दिए जिससे कि वो कुछ और चीज़ें बनाने लग जाए जो वो पहले कभी बनाता ही नहीं था। तो 1970 से पहले तक तो हम ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते थे, लेकिन ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब नहीं करते थे, वो नेचुरल वे में यूज़ होता था। ओल्ड बायोटेक की चीज़ें आज भी बनती हैं, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन 1970s तक आते आते ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए तक पहुंच गया और डीएनए से एक जीन निकालने में वो कैपेबल हो गया। तो अब उसने क्या करा, ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ जीन ट्रांसफ़र करके उसके जीनोम में मैनिपुलेशन किया और फिर उससे प्रोडक्शन करवाया। तो फ़ायदा ये हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म कुछ और चीज़ें भी बनाने लग गया जो वो पहले नहीं बनाता था। तो ह्यूमन को तो एडवांटेज हुआ कि कुछ नए प्रोडक्ट मिल गए, लेकिन इस चक्कर में ह्यूमन ने उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम खराब कर दिया, एक नेचुरल स्पीशीज को डिस्टर्ब कर दिया हमने। और यही उसका क्रिटिसिज्म है, उसको कहते हैं मॉडर्न बायोटेक। मॉडर्न बायोटेक में ऑर्गेनिज्म में भी पहले चेंज होता है, जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जीन ट्रांसफर, उसमें यही तो है। उसके अंदर बेसिकली यही चीज़ है कि उसमें हम ऑर्गेनिज्म के जीनोम में चेंज करेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे, और यहीं से उसकी क्रिटिसिज्म शुरू होती है। कई लोगों का कहना है कि ये ठीक नहीं है, आप एक नेचुरल स्पीशीज़ को डिस्टर्ब कर लो और ये अगर बढ़ता रहा तो बहुत बड़ा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ सकता है, इसके वास्ते में बहुत नुकसान है। और इसीलिए आज भी हम उसको बहुत फ्री हैंड होकर के यूज़ नहीं करते हैं, बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं और वो ज़रूरी भी है। मैंने बायोटेक का आपको एक आउटलाइन सीन बताया है कि आखिर है क्या बायोटेक। मतलब अगर कोई आपको चलते फिरते में बायोटेक समझानी, व्हाट इज एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी इज दैट टेक्नोलॉजी in which the production is being done by biological organism, समझ गए।
नॉट बाय द नॉन लिविंग मशीन्स, ऑर्गेनिज्म से करें, ठीक है। और हम एंशिएंट टाइम से माइक्रोब का यूज करके कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी। तभी मैंने कहा था बायोटेक तो बहुत पुराने टाइम से, और अब हम रिसेंटली उसमें जीन ट्रांसफर करके भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये भी बायोटेक है, ये मॉडर्न बायोटेक है। हमने ह्यूमन का इंसुलिन जीन निकाल के बैक्टीरिया में डाल दिया, अब बैक्टीरिया हमारे लिए इंसुलिन बना रहा है। तो हमारे लिए तो एक ऐसी चीज हो गई जिस इंसुलिन को हम कभी नहीं बना पाए लैब में, और नहीं हम कभी ह्यूमन से निकाल पाए, और जिसकी वजह से, और डायबिटीज की वजह से जहाँ हजारों लोग मरते थे, अब इंसुलिन बनने लग गया और हजारों लोगों की जान बचती है। तो ये एक इस टेक्निक का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। अगर हमें थोड़ा बहुत एक आध बैक्टीरिया को चेंज करने से एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जिससे हजारों लोगों की जान बच रही है, तो वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, और वही हमने किया, ठीक है। पहले हम केवल ऑर्गेनिज्म को नेचुरल वे में यूज करते थे, उसकी नेचुरल एफिशिएंसी पर डिपेंड करते थे, भाई वो जब जैसा काम कर रहा है बस ठीक है। अब हम ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करते हैं, उसमें कुछ और जीन ट्रांसफर करके उसको चेंज करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उनको GMO बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसमें जीन ट्रांसफर करते हैं, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन लेते हैं। जैसे हमने ई कोलाई से आज इंसुलिन बना रहे हैं, 1983 में हम इंसुलिन का जीन ई कोलाई में डाल चुके थे। इसके दो व्यू हैं, एक तरफ देखें तो अब इंसुलिन मिलने लगा तो डायबिटीज को लेकर के बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ गया हमारे पास। तो इसका क्रिटिसिज्म भी है कि आपने एक ई कोलाई के एक पर्टिकुलर स्ट्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उसमें ह्यूमन का जीन डाल दिया। अब वो ई कोलाई बेचारा 1983 से आज तक लगातार इंसुलिन बना रहा है। क्रिटिसिज्म इस बात का कि क्या इस ई कोलाई का जन्म इस काम के लिए हुआ था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के वो तो इंसुलिन बनाने में लगा है। तो ये चीज़ें अगर लिमिटेड सेंस में हो तब तक तो ठीक है। अगर हम हर किसी प्रोडक्ट में ऐसे बनाने लग गए ऑर्गेनिज्म, तो नेचर का जो नेचुरल जीनोम है वही खत्म हो जाएगा, एक तरह का जेनेटिक पॉल्यूशन होगा ये, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होगा अगर ये लार्ज स्केल पर और बड़े लेवल पर हुआ। लेकिन जहाँ बेहद ज़रूरी है और रेस्ट्रिक्टेड सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इट्स बीन क्वाइट एप्रिशिएबल टेक्निक, अगर हमारा मोटो सही है तो। हालांकि हर टेक्नोलॉजी को एक अच्छे मोटो से ही बनाया जाता है, बाद में हालांकि उसके मिसयूज़ भी होते हैं, और यही हम बायोटेक में देखेंगे कि इस चैप्टर में तो खैर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सब काम होता कैसे, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अगला चैप्टर जो एप्लीकेशन का, वहाँ हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पर बात करेंगे। तो ये पूरा मैंने एक ओवरव्यू बताया है बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटेक। तो बायोटेक को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट, ऑर्गेनिज्म का यूज, और आजकल तो पूरा ऑर्गेनिज्म भी ना यूज हो तो चलेगा, उसका कोई कंपोनेंट, उसका कोई बॉडी पार्ट, कोई ऑर्गन, कोई सेल, वो भी चल जाएगी। तो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म का कोई कंपोनेंट को यूज करना, ठीक है, टू जनरेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द ह्यूमन बीइंग, यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जनरेट करना बाय यूजिंग ऑर्गेनिज्म, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो ये सब काम लार्ज स्केल तक जाएगा, तभी वो इंडस्ट्रियल अप्रोच है, तभी वो टेक्नोलॉजी, और तभी वो बायोटेक्नोलॉजी है। So use of organism or their component to generate product and services useful to human being. This is called biotechnology. हम बायोटेक का जब चैप्टर एनसीईआरटी में शुरू करते हैं तो पहले पैराग्राफ में जनरल बायोटेक में क्या क्या होता है वही कुछ दिया है, और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। उसमें भी बेसिकली इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अगर आप देखें तो हम एनसीईआरटी के चैप्टर को भी हम साथ साथ देखते चलें। तो देखिए ये एनसीईआरटी का आपका स्टार्टिंग चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और इसमें ये जो पैराग्राफ शुरू में दिया है, ये पैराग्राफ एक जनरल पैराग्राफ है, आप पढ़ोगे तो एक जनरल बायोटेक में क्या क्या होता है वो दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट एनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल यूज एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी है, ठीक है। द डेफिनेशन इज एज फॉलो, देखो क्या लिखा है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, मतलब साइंस का और ऑर्गेनिज्म का एक इंटीग्रेशन, यहाँ साइंस हमारा मतलब टेक्नोलॉजी से है, ठीक है। नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म फिर कॉमा करके क्या लिखा, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ, मतलब या तो ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गेनिज्म नहीं हो तो सेल हो, सेल नहीं है तो उनका कोई पार्ट, पार्ट्स देयर ऑफ मतलब उन ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉजी, या फिर सिर्फ मॉलिक्यूल हो, जैसे हम इंसुलिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। तो नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा इंटीग्रेशन
ठीक है, ऑर्गेनिज्म का इंटीग्रेशन या सेल का या कोई पार्ट्स का या कोई मॉलिक्यूल का ऐसा इंटीग्रेशन जो एक यूजफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए, वही बायोटेक्नोलॉजी होती है। तो ये जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को मैंने थोड़ा सिंपल वे में लिखा है, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट्स टू जनरेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। ओके, ठीक है। हम पूरी बायोटेक्नोलॉजी को, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पुरानी बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी अलग होती थी, अब थोड़ी अलग है। हम बायोटेक्नोलॉजी के दो पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होती ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और एक न्यू और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। हमें इस चैप्टर में न्यू मॉडर्न बायोटेक पढ़नी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या अलग अलग टाइप्स। पहले अगर मैं ओल्ड बायोटेक की बात करूँ, ओल्ड बायोटेक में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और ये तो हम इधर उधर दूसरे चैप्टर में भी पढ़ते रहते हैं। ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी इज द बायोटेक्नोलॉजी बिफोर 1970। 1970 से पहले की जो बायोटेक है वो ओल्ड बायोटेक है, ठीक है। अंडर दिस टेक्नोलॉजी द नेचुरल एफिशिएंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड। हम यहाँ पर नेचुरल एफिशिएंसी यूज करते थे, ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं, नेचुरल एफिशिएंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड, ठीक है। यही एक खास बात है कि ऑर्गेनिज्म के जीनोम में कोई चेंज नहीं होता था टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाते थे, ऑर्गेनिज्म को नेचुरल एफिशिएंसी पर यूज किया जाता। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सबसे एंशिएंट टाइम से घरों में बन रहा है, ठीक है। चीज, ब्रेड, वाइन एटसेट्रा बाय माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स की फर्मेंटेशन एक्टिविटी की हेल्प से, ठीक है, फर्मेंटेशन से माइक्रोब का यूज करके लार्ज स्केल पर हम कर्ड बना रहे, चीज बना रहे, पनीर, ब्रेड, बड़ी इंडस्ट्री लेवल, डेयरी लेवल पे बनता है। तो ये भी एक तरह की बायोटेक है, लेकिन इसमें ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब नहीं किया गया, ठीक है, बल्कि इसको बस केवल लार्ज स्केल पर यूज किया गया। ये जो है, ये प्रोडक्ट आज भी बनते हैं। ये सब फूड प्रोडक्ट हुआ करते थे पहले। ओल्ड बायोटेक को कई बार किचन बायोटेक्नोलॉजी, किचन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये आज भी यूज होती है, ठीक है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये नेचुरल बेस पर चलती है। लेकिन उसके बाद आती है मॉडर्न बायोटेक। हमारा चैप्टर इसी चीज को डील करता है, मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक, न्यू बायोटेक इज द बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर 1970s। 1970s के बाद की बायोटेक मॉडर्न बायोटेक। एक्चुअली 19, आप सोचिए, देखिए 1950 में हमें पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। 1955 तक आए, जब तक हमें पता चला कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए का रिप्लिकेशन क्या है। उसके बाद हमें जीन एक्सप्रेशन पता चला, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये सब होने के बाद 1970 तक आते आते हम ऑर्गेनिज्म के डीएनए में से एक जीन को काट के निकालने में कैपेबल हुए। उसके बाद ही ये शुरू होता है कि जब तक आप जीन नहीं निकालोगे तो ट्रांसफर कैसे करोगे, ठीक है। तो ये आफ्टर 1970 से इट इज द लार्ज स्केल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये वही इंडस्ट्रियल लेवल पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एक नया वर्ड डिराइव हुआ इसी के साथ, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्न बायोटेक, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक नया वर्ड है। ये एक इंजीनियरिंग लेबरियस स्किलफुल टेक्निकल वर्क है और उसमें हम जेनेटिक मटेरियल डीएनए पर काम करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और जीन को यूज करके एक टेक्निकल बेस पर एक इंजीनियरिंग वर्क जो किया जाता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रॉड सेंस में कहे जाने वाला बायोटेक का ही दूसरा एस्पेक्ट है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करेंगे और फिर हम उससे प्रोडक्शन लेंगे। पहले क्या कर रहे थे, केवल ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे थे बिना किसी मॉडिफिकेशन के, ठीक है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स टू मेन प्रिंसिपल। जो मैंने आपको कहा कि मॉडर्न बायोटेक हमारे दो मेन प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। इसमें दो मेन काम है। सबसे पहला काम तो क्या है, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी यूज करके ऑर्गेनिज्म को चेंज करो, उसके जीनोम में चेंज करो, उसमें हमें जो जरूरत है वो जीन ट्रांसफर करो, और वो जब हो जाए तो फिर दूसरा पार्ट ये अब उससे प्रोडक्शन लो, ठीक है। तो दो मेन प्रिंसिपल है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना, जीएमओ बनाना। जीएमओ किसको कहते हैं, जीएमओ है जेनेटिकली, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज जीएमओ। तो जिस ऑर्गेनिज्म के जीन में हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया, जिसमें किसी और का जीन ट्रांसफर किया है, उसको जीएमओ कहते हैं, याद रखना। उसी को ट्रांसजेनिक भी कहते हैं, नॉर्मल नहीं है अभी ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो ट्रांसजेनिक बनाएंगे, यही सबसे मुश्किल काम है।
इट इज डन बाय द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक से ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफर करें, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए एंड जीन ट्रांसफर टेक्निक। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग तो एक ब्रॉड अप्रोच है, ठीक है। अब उसके जेनेटिक इंजीनियरिंग में कई तरह की टेक्निक्स, उनमें से रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीन ट्रांसफर टेक्निक को यूज करके हम जीएमओ बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीन ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकालेंगे, फिर एक वेक्टर की हेल्प से इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेंगे, और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, अभी और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या इसको आरडीएनए, कोई भी वर्ड, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है दो अलग अलग सोर्स का डीएनए जोड़ो तो एक नया कॉम्बिनेशन जो डीएनए का बना वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये आर्टिफिशियली भी बनता है और नेचुरली भी बनता है, ठीक है। तो आरडीएनए बनाएंगे और फिर जीन ट्रांसफर भी करेंगे, और इसी से एक ऑर्गेनिज्म में किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन फिट किया जाएगा, उसको जीएमओ कहेंगे। तो पहला काम तो होता है जीएमओ बनाना। जैसे हमें मान लो इंसुलिन बनवाना था, तो हमने ह्यूमन का इंसुलिन जीन निकाला और बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया, तो ये काम था हमारा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। बनने के बाद ये काम बड़ा मुश्किल है, और एक बार होने के बाद हमें बार बार न करना पड़े, इसके लिए वो जो ऑर्गेनिज्म बना है अब उसको मेंटेन करेंगे और उससे प्रोडक्शन लेंगे, और ये तो वन टाइम होता है काम, ठीक है। तो देखो मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, पहले तो फॉर्मेशन, फॉर्म हो गया, अब उसको मेंटेन करें ताकि बार बार नहीं बनाना पड़े और हमें प्रोडक्शन भी मिले, ठीक है। इट इज डन बाय लार्ज स्केल कल्चर। अब जो जीएमओ जो बनाया है उसको हम लार्ज स्केल पर कल्चर करेंगे ताकि वो मेंटेन रहे, वो खत्म ना हो। ऑर्गेनिज्म है तो मेंटेन तो करना पड़ेगा, मर जाएगा नहीं। और डिजायर्ड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, फिर लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, और यही हमारा मॉडर्न जो बायोटेक का ये पूरी अप्रोच ही हमारे इस चैप्टर का मेन थीम है, ठीक है। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक पर बेस्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें करते क्या है, पहला काम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक से जीएमओ बनाएंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। कौन सी टेक्निक से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीन ट्रांसफर टेक्निक से हम जीएमओ बनाएंगे। जीएमओ बनने के बाद फिर उसको लार्ज स्केल कल्चर से मेंटेन करेंगे और प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। अब देखिए ये जो दोनों प्रिंसिपल हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के, दो मेन प्रिंसिपल एनसीईआरटी ने भी दिए हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, बात वो भी यही कहना चाह रहे हैं। मैं आपको साथ साथ एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इन दोनों को लेकर के वो भी बता दूं। तो ये जो मैंने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करी है तो वापस एनसीईआरटी पर चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी में ये तो खैर यूरोपियन फेडरेशन की डेफिनेशन बताई थी। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक इज प्रिंसिपल अमंग मेनी टू कोर टेक्निक्स दैट एनेबल्स द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर, दो मेन चीजें हैं, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप जो हमने बताया वो एक सिंपल वे में बताया था कि जीएमओ बनाएंगे और जीएमओ मेंटेन करेंगे। उसी बात को देखो ये किस तरह से लिख रहे हैं। पहला काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की वो टेक्निक जो किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की केमिस्ट्री चेंज करे। डीएनए की केमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ कि उस डीएनए में कुछ जीन काट के निकाल दें या किसी और का जीन ला के जोड़ दें तो डीएनए का केमिकल नेचर चेंज होगा। तो ये नहीं कहना चाह रहे, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यूजुअली डीएनए होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री चेंज करेंगे टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कुछ और जीन लगा रहे हैं, वो किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेंगे एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म जीएमओ हो गया, जो ये पहले काम नहीं करता था वो करने लग गया। अब जैसे ई कोलाई में हमने क्या करा, ह्यूमन का एक जीन निकाला, फिर उसको किसी वेक्टर के साथ जोड़ा, और अभी बताते वेक्टर क्या है, और हमने ई कोलाई में डाल दिया। ई कोलाई हमारा होस्ट हो गया। अब वो ई कोलाई का फिनोटाइप क्या बदला, फिनोटाइप का मतलब वो जो जीन हमने इंसुलिन का भेजा मान लीजिए, अब वो इंसुलिन बनाने लग गया। तो इंसुलिन पहले तो नहीं बनाता था ना, तो ई कोलाई में एक नया फीचर आ गया, एक नया कैरेक्टर, एक नया फिनोटाइप आ गया, उसको फिनोटाइप ही कहेंगे। तो ये चीजें उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया और ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज किया। अब जिस तरह से इन्होंने लिखा, मीनिंग यही है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को यूज करके एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकालेंगे और एक दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेंगे। तो ये डीएनए की केमिस्ट्री चेंज हो रही है, इससे उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप भी चेंज होगा, वो एक नया काम करने लग जाएगा। पहला काम तो ये हुआ जो हमने बताया, जीएमओ बनाना, वही काम है। दूसरा देखो क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब वो जो ऑर्गेनिज्म बन गया, अब उसका क्या करेंगे, मेंटेनेंस,
बायो प्रोसेस में हम मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म बना, मान लो जैसे ई कोलाई है, अब इस ई कोलाई को हम स्टेरलाइज्ड कंडीशन में कल्चर करते हैं। ठीक है, कल्चर हमेशा स्टेरलाइज्ड कंडीशन में होता है, नहीं तो दूसरे भी माइक्रोब ग्रो होने लग जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। देखो लिख रखा माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री स्टेराइल एम्बियंस, एम्बियंस मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, तो एक स्टेरलाइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें किसी तरह का कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं है, और उस कंडीशन में हमारा जो वो रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया जिसमें भी हमने जीन ट्रांसफर किया है, उसको अब हम इसमें ग्रो करेंगे, मेंटेन करेंगे। सो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल। जिस सेल में हमने जीन ट्रांसफर किया, वो यूकैरियोटिक हो सकती है, वो माइक्रोब हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उस डिजायर्ड माइक्रोब की ही ग्रोथ हो, बाकी दूसरा कोई माइक्रोब नहीं ग्रो करे, और वो जो हमने जिसमें जीन ट्रांसफर किया बस वो ग्रो करे और वो प्रोडक्ट बनाए, यही तो हम चाहते हैं। और वैसा ही एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे और उसमें उसको ग्रो करेंगे, कल्चर करेंगे सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम्स। ठीक है, इन्हीं कामों के लिए अक्सर हम जीन ट्रांसफर करते हैं, कभी एंटीबायोटिक बना रहे हैं, कभी वैक्सीन बना रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं। तो इनके जो जीन हमने ट्रांसफर किए, जिसमें पहला वाला पार्ट जो था जेनेटिक इंजीनियरिंग की मेथड से, अब उस ऑर्गेनिज्म को एक स्टेरलाइज्ड एनवायरनमेंट में हम उसको ग्रो करेंगे और केमिकल प्रोसेस से उसको कल्चर करेंगे, ग्रो करेंगे, और उससे हम ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे लार्ज स्केल पर, लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही दोनों बात है। एनसीईआरटी का लिखने का अपना तरीका है, मैंने उसी चीज को आपको सिंपल वे में समझाया था अभी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हमारी इन दो चीज़ों पर बेस होती है, जीएमओ बनाना और जीएमओ मेंटेन करना। तो ओल्ड बायोटेक, मॉडर्न बायोटेक, बायोटेक के दो सीन हैं। अपने को मॉडर्न बायोटेक पर फोकस करना है क्योंकि हमें पहले हमारे चैप्टर में यही चीज़ थी। ओल्ड बायोटेक में ज़्यादा कुछ है भी नहीं है, नेचुरल ऑर्गेनिज्म यूज होता है। अब देखिए, जीन ट्रांसफर का ये जो कंसेप्ट है, ये तो बहुत पहले से इंसानों के दिमाग में था। बहुत पहले ही ह्यूमन को ये तो पता चल ही गया था कि ह्यूमन से लेकर वायरस तक सबके डीएनए एक जैसे हैं, और जब डीएनए एक जैसे हैं तो इंसानों के दिमाग में ये तो बहुत पहले आ गया कि जब सबका डीएनए एक जैसा है तो क्यों ना किसी एक का डीएनए दूसरे के साथ जुड़े, किसी एक के जीन को दूसरे में ट्रांसफर करें। मतलब ये आइडिया तो हमारे पास बहुत पहले से था, लेकिन हम इस काम को कर नहीं पाते थे। ठीक है, तो क्या बेसिकली पूरी थीम है, हम हमारा ये पूरा जो चैप्टर है कैसे जीन ट्रांसफर होगा, क्या क्या होगा और ये कैसे हो पाया, अब हम इसी चीज़ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं पूरी चैप्टर की एक ओवरऑल थीम समझाना चाह रहा हूँ। हम अपना चैप्टर इसी थीम पर चलेंगे, आपके भी दिमाग में पहले थीम समझ में आनी चाहिए। देखिए, थीम क्या है कि जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इस ऑर्गेनिज्म के पास कोई एक बहुत अच्छा जीन है जो हम देख रहे हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में निकाल कर अगर हम जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दें तो वहाँ हम उसका प्रोडक्शन करवा पाएंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म का जीन हमें दूसरे में भेजना है, तो जिस ऑर्गेनिज्म में जीन है, जीन नेचुरली होगा उसमें, हमने उस ऑर्गेनिज्म की सेल ली और उस सेल में से वो डिजायर्ड जीन निकाला। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो होता है कि सेल में से वो डिजायर्ड जीन निकाला जाए। जिस जीन को हमें ट्रांसफर करना है, जिससे हम प्रोडक्शन लेंगे, वो डिजायर्ड जीन कहलाता है। इसके कई नाम है, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, डिजायर्ड जीन भी बोलते हैं। अब ये डिजायर्ड जीन अपने आप से नहीं चला जाएगा, इसको ले जाने वाला कोई चाहिए। तो यहाँ भी एक स्पेशली डिजाइंड डीएनए है जिसको बोलते हैं वेक्टर डीएनए। ठीक है, तो एक वेक्टर है, वेक्टर डीएनए में ये खास बात होती है कि वो किसी सेल में जा सकता है, आ सकता है, आने जाने की एबिलिटी है उसमें। इसके बारे में भी डिटेल अभी आगे आएगा। ये एक ऐसा डीएनए जो सेल में आराम से चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसी वेक्टर को कट करते हैं और अपना डिजायर्ड जीन भी इसी में फिट कर देते हैं, ताकि ये वेक्टर जब जाए तो अपने साथ साथ हमारे जीन को भी ले जाए। समझ में आ गई बात? तो डिजायर्ड जीन निकाला, फिर एक वेक्टर के साथ जोड़ दिया उसको, और दो अलग अलग सोर्स के डीएनए जोड़े, ये किसी और ऑर्गेनिज्म का, ये किसी और ऑर्गेनिज्म का है। दो डिफरेंट सोर्स के डीएनए को जब आप जोड़ते हो तो ये जो कंबाइंड नया डीएनए बना, इसी को हम कहते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट, अ न्यू कॉम्बिनेशन। तो दो अलग अलग सोर्स के डीएनए को जोड़ दिया। इसका एक कॉमन नाम भी है काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। ये काइमेरिक डीएनए भी लिखा है हमने। काइमेरा का मतलब होता है टू डिफरेंट थिंग टुगेदर, दो अलग अलग चीजें जब एक साथ होती है तो वो काइमेरा कहलाता है, और उसी को हम यहाँ आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। तो पहला काम तो होता है आरडीएनए बनाना, ये बन गया। अब इसको हमें जिस ऑर्गेनिज्म में भेजना है उसमें ट्रांसफर करेंगे। अभी मुश्किल काम है लेकिन किया जाता है।
नाउ दिस rDNA इज ट्रांसफर्ड इन होस्ट सेल। अब इनको होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया। ये होस्ट सेल कोई सी भी हो सकती है, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम अपने इस जीन को किस में भेजना चाहते हैं, कहाँ हम प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, तो इसको उसमें ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर्ड इन होस्ट सेल। अब आप देखिए होस्ट सेल में जब ट्रांसफर करेंगे तो इसके बाद आपके पास दो रास्ते हैं। क्या क्या है? ठीक है, कि अब इन होस्ट सेल को कल्चर करेंगे लार्ज स्केल पर और उससे ये डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, नॉर्मली ये जो रास्ता है ये इन दोनों में से किसी एक पर ही हम काम करेंगे, आइदर दिस वन और दिस वन। ठीक है, तो या तो हम इस होस्ट सेल का लार्ज स्केल पर कल्चर करेंगे तो ये मेंटेन भी रहेंगे और इसके कल्चर के साथ ही प्रोडक्शन मिलता रहेगा, प्रोडक्ट मिलता रहेगा। जैसे हमने इकोलाई में जीन ट्रांसफर किया, वो इकोलाई का कल्चर कर रहे हो तो इकोलाई भी मेंटेन है और प्रोडक्ट भी मिल रहा है। या फिर क्या हो सकता है कि इस होस्ट सेल से फ्रॉम दिस सेल्स अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप, जिसको हम जीएमओ कहेंगे, क्लोनिंग के थ्रू। ये तो एक सेल है, एक सेल से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे क्लोनिंग के थ्रू और फिर उस ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। एक्चुअली ये दो रास्ते हैं और ये दो क्यों हुए? क्योंकि ऑर्गेनिज्म दो तरह के। अब डिपेंड करेगा कि हमारा होस्ट कौन सा है। अगर हमारा होस्ट यूनिसेलुलर है, जैसे कि हमें जीन ट्रांसफर करना बैक्टीरिया में, यीस्ट में, तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो तो एक सेल ही है और वही अपने आप में ऑर्गेनिज्म है, वहाँ ऑर्गेनिज्म बनाना पड़ेगा क्या? नहीं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और उसमें अगर हमें जीन ट्रांसफर करना है तो हम ये पहला वाला रास्ता लेंगे, इसलिए लिखा हमने फॉर यूनिसेलुलर। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर है तो उसकी सेल में जीन ट्रांसफर हुआ, वही अपने आप में ऑर्गेनिज्म है, बस अब उसको कल्चर करो और प्रोडक्ट ले लो। तो वहाँ कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बनाना, वो सेल ही ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है, एनिमल में जीन ट्रांसफर करना है, तो पूरा प्लांट थोड़ी लेके आएंगे, प्लांट की सेल लाएंगे और वो बोलेगी होस्ट, उसको कहेंगे होस्ट सेल। मान लो प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है तो प्लांट की सेल लाते हैं, वो होस्ट सेल हो गई, उसमें हमने जीन ट्रांसफर कर दिया। अब उस प्लांट सेल को वापस प्लांट को देके नहीं आएंगे। ठीक है, उसको प्लांट को देके नहीं आएंगे, बल्कि उस सेल से पूरा प्लांट नया बनाएंगे, कल्चर करेंगे। प्लांट को टेस्ट ट्यूब में कल्चर कर सकते हो, उस एक सेल को कल्चर करके कैलस बना के, रूट स्टेम लीफ बना करके पूरा टेस्ट ट्यूब में प्लांट तैयार करेंगे। तो उस एक सेल का कल्चर करके क्लोनिंग के थ्रू पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अब वो जो प्लांट होगा, अब मैं अगर पूछूं वो उस एक सेल से हमने क्लोनिंग और कल्चर से जो प्लांट तैयार किया, क्या उसकी बॉडी की हर सेल में वो जीन है जो हमने भेजा? अगर हम उस प्लांट सेल को, उसके प्लांट को वापस दे देते तो उस प्लांट की हर सेल में तो जीन होगा ही नहीं, वो तो हमने जिस सेल को भेजा बस उसी में ही, वो किसी काम नहीं आता। हमें क्या करना, देखो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसकी बॉडी की हर सेल में वो जीन हो जो हमने बाहर से भेजा है। और हर सेल में कब आएगा? जब आप उसी सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म नया बनाओ। तो क्लोनिंग के थ्रू, प्लांट हो या एनिमल हो, क्लोनिंग के थ्रू हम ट्रांसफर तो एक सेल में करते हैं, ऑर्गेनिज्म में नहीं ट्रांसफर होता, सेल में होता है। सेल से जीन निकालते हैं, सेल में डालते हैं, तो उस एक सेल में जीन ट्रांसफर करके फिर पूरा प्लांट, पूरा एनिमल नया बनाएंगे क्लोनिंग के थ्रू। और अब वो जो होगा उसको कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल। उसकी बॉडी की एक एक सेल में वो जीन होगा, क्योंकि एक सेल से तो पूरा तैयार किया हमने, और फिर हम उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। तो अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो आपको पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना पड़ेगा क्लोनिंग से। अगर यूनिसेलुलर है तो वो सेल खुद ही ऑर्गेनिज्म है, तो डायरेक्ट कल्चर कर लो बस। तो समझ में आई थीम क्या है? थीम यही है कि ऑर्गेनिज्म की सेल से जीन निकालो, एक वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ो, आरडीएनए बनाओ, फिर उसको एक सेल में ट्रांसफर कर दो, होस्ट में। अब ये यूनिसेलुलर है तो बस उस सेल का कल्चर करते जाओ, प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मल्टी सेलुलर तो उस सेल से फिर आप उस ऑर्गेनिज्म को क्लोन करो और फिर उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन करो। समझ गए? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन पूछे तो ध्यान रखना, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कंटेन एक्सटर्नल डिजायर्ड जीन इन ऑल द सेल्स। और ऑल द सेल्स में तभी आएगा जब आप उस एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म नया बनाओगे क्लोनिंग करके। तो ये जो पूरी थीम है ह्यूमन के दिमाग में, ये थीम तो बहुत पहले से थी कि अपन कुछ ऐसा काम करें, लेकिन 1970 तक आते आते भी हम ये काम नहीं कर पाए। द रीजन बिहाइंड दैट, यहाँ जो है दो बड़ी परेशानियां हुआ करती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी एक तो इस जगह पर कि आखिर हम सेल में से एक जीन, डिजायर्ड जीन कैसे निकालें। सेल ही नहीं दिखती है, उसके अंदर भी हजारों जीन और उसमें से एक सेलेक्टिव जीन निकालना
सेल में से हम डिजायर्ड जीन निकाल नहीं पाते थे। जब तक हमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला हम ये काम ही नहीं कर पाते। तो भले हमारी आइडिया तो बहुत पुराना ही है, लेकिन हम ये कर नहीं पाते थे। और दूसरी प्रॉब्लम आती थी वेक्टर की। हमारे पास ऐसा कोई डीएनए भी नहीं था जिसको यूज करके कि जो हमारे जीन को ले जाए। तो ये दो प्रॉब्लम होती थी। ऐसा कोई मेथड नहीं था जिससे कि सेल में से एक पर्टिकुलर जीन को सेपरेट कर ले, ठीक है, और हमारे पास कोई सूटेबल वेक्टर भी नहीं था जो हमारे जीन को ले जाए। और जब तक हमारे को इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तब तक हम ये काम नहीं कर पाए। 1970s तक आते आते 1960s से 1970s के बीच में कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई जिन्होंने इस काम को पॉसिबल बना दिया। और ऐसी दो बड़ी डिस्कवरी हैं जिनकी बदौलत ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। एक तो एक एंजाइम की डिस्कवरी है और एक वेक्टर की डिस्कवरी है। मैं दोनों चीज़ बताता हूँ। दो ऐसी बड़ी डिस्कवरी है, टू मेन डिस्कवरीज जो इस पूरी टेक्निक का माइलस्टोन कही जाती है, मेजर डिस्कवरीज है जिसके बाद ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल हुई है। और पूछा भी जाता है ऐसी दो डिस्कवरीज कौन सी है। डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये कहीं कहीं नाम मैंने मॉलिक्यूलर के भी चैप्टर में लेता हूँ। ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह से कट करता है और इस एंजाइम से आप पूरे डीएनए में से एक जीन को काट के निकाल पाओगे। तो इससे हम अपना डिजायर्ड जीन निकाल पाएंगे, ये इसका रास्ता मिला। एंड डिस्कवरी ऑफ एन एडिशनल डीएनए प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में सभी ने सुना होगा प्लाज्मिड। 1972 में प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई थी। प्लाज्मिड जब पता चला तो हमें बड़ी खास बात मिली कि प्लाज्मिड डीएनए के लिए एसेंशियल नहीं होता। प्लाज्मिड कई बार डीएनए से निकल भी जाता है, वापस भी आ जाता है। तो प्लाज्मिड एक नॉन एसेंशियल डीएनए है जो आता जाता रहता है। तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया हुआ बायोटेक में कि अच्छा ये आता जाता है तो इसको हम ऐसे वेक्टर काम में ले लें। इसी प्लाज्मिड को कट करके हम अपना जीन लगा देंगे तो ये प्लाज्मिड जाएगा तो साथ साथ हमारा जीन भी सेल में पहुंच जाएगा। तो प्लाज्मिड एज ए वेक्टर डिस्कवर हुआ और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये जो दो डिस्कवरी हैं, इन डिस्कवरी ने हमारी जो ये थीम थी इसको पॉसिबल बनाया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बाद सेल में से डिजायर्ड जीन निकालना पॉसिबल हुआ और प्लाज्मिड के तौर पर हमें एक वेक्टर मिल गया जो हमारे जीन को ले जा पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये दो मेजर डिस्कवरी हैं जिसकी बदौलत ये पूरा काम पॉसिबल हुआ। ओके, ठीक है। और उसके बाद में ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन दो लोगों का कंट्रीब्यूशन हम यहाँ लेंगे। एक है कोहेन एंड बॉयर, इसके बारे में तो एनसीईआरटी ने भी लिखा है। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ये दोनों वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, फर्स्ट आरडीएनए बनाया। दो अलग अलग बैक्टीरिया के डीएनए को जोड़ करके ये आरडीएनए बनाया गया। ठीक है, इन्होंने पहली बार ये दिखाया कि हम आरडीएनए बना सकते हैं दो बैक्टीरिया के डीएनए को जोड़कर। इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया से तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला। अब ये थोड़ा सा आपको बैक्टीरिया और प्लाज्मिड के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा 11th की चीज़ें हैं। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में कई बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। प्लाज्मिड के ये जीन बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचा लेते हैं। कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक से नहीं मरते हैं, वो वही नहीं मरते हैं जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो प्लाज्मिड में होते हैं। तो इन्होंने एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला और उसको एक दूसरा बैक्टीरिया साल्मोनेला के प्लाज्मिड में ले जाकर जोड़ दिया और इस तरह से उन्होंने पहला आरडीएनए बनाया। ठीक है, दे कंबाइन एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑफ अ बैक्टीरिया with the plasmid of Salmonella typhimurium and thus formed first RDNA। डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया से, तो अब इसमें क्या प्लाज्मिड दो जगह आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एनसीईआरटी में भी एक पैराग्राफ लिखा है उन्होंने, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला, वो भी उसके प्लाज्मिड से निकाला। तो अब हमारा डिजायर्ड जीन कौन सा हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और उसको साल्मोनेला के प्लाज्मिड में जोड़ दिया। तो साल्मोनेला का प्लाज्मिड ऐसे वेक्टर की तरफ कह सकते हो आप उसको, और उसमें ले जाके जोड़ दिया और ये दो डीएनए जुड़े। तो अब साल्मोनेला का प्लाज्मिड में जब वो जीन जोड़ दिया तो अब इसको बोलेंगे आरडीएनए। इस तरह से पहला आरडीएनए बना। बाद में उन्होंने इस आरडीएनए को ई कोलाई में ट्रांसफर भी करने की कोशिश की। एनसीईआरटी लिखती है कि उन्होंने ई कोलाई में ट्रांसफर किया, हालांकि बताया जाता है कि ई कोलाई में उनका ट्रांसफर इतना सक्सेसफुल नहीं रहा और इसलिए इनको फर्स्ट आरडीएनए बनाने के लिए जाना चाहता है। और इन्होंने इसको ट्रांसफर करने की भी कोशिश करी, लेकिन सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर इनके कुछ समय बाद आते हैं पॉल बर्ग ने की। पॉल बर्ग, फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर, फर्स्ट सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड जीन। इन्होंने वायरस के एक जीन को लैम्ब्डाफेज वेक्टर की हेल्प से ई कोलाई में ट्रांसफर किया। ठीक है, ही ट्रांसफर्ड अ जीन ऑफ SV40 वायरस इन ई कोलाई बाय द हेल्प ऑफ लैम्ब्डाफेज वेक्टर।
लैम्ब्डा फेज एक वेक्टर का नाम है, जैसे प्लाज्मिड वेक्टर है, और भी आएंगे वेक्टर ऐसे। तो लैम्ब्डा फेज वेक्टर की हेल्प से वायरस के एक जीन SV40 वायरस के जीन को ई कोलाई में ट्रांसफर किया। ये पहला सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर माना जाता है पॉल बर्ग का। कुछ लोग पॉल बर्ग को फादर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं, ठीक है। ऑल्दो एनसीईआरटी में पॉल बर्ग का जिक्र नहीं है, लेकिन इनका एक सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर है, वायरस के जीन को बैक्टीरिया में डाला था। और कोहेन एंड बोयर को फर्स्ट आरडीएनए बनाने के लिए जाना जाता है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये तो मैंने केवल ब्रीफ में चैप्टर की शुरुआत में जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट है कि कैसे ये पूरी टेक्निक बनी, इसमें क्या कुछ रहा, ये चीज़ समझाई। अब ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी देखिए, एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको देखिए। अब जैसे मैंने यहाँ तक बताया था दोनों प्रिंसिपल हो गए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ ये और एक पैराग्राफ ये, अभी इन दो पैराग्राफ को अपन छोड़ रहे हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। मैंने कहा इस चैप्टर में थोड़ी सीक्वेंस की प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें बाद में पढ़ने के बाद समझ में आएंगी। तो अभी इन दो पैराग्राफ को छोड़ करके इस पेज नंबर 194 का लास्ट पैराग्राफ देखें। इसमें हमें कोहेन एंड बोयर का काम दिया है कि लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। कि मतलब अब हम इसकी बात करते हैं कि पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया गया, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए emerged out from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की पॉसिबिलिटी कब अराइज हुई, कैसे अराइज हुई। तो यही पॉसिबिलिटी बता रहा है कि लिंकिंग ए जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को एनकोड करने वाला एक जीन, ठीक है, विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमोरियम। नेटिव मतलब उसका खुद का, किसका, साल्मोनेला का, कि साल्मोनेला के प्लाज्मिड से जोड़ करके पहला आरडीएनए बनाया गया, ठीक है। ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड के लिए लिखा है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और साल्मोनेला टाइफिमोरियम, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एक प्लाज्मिड से कट करके निकाला है और फिर उसको साल्मोनेला के प्लाज्मिड में जोड़ा गया है, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज एनसीईआरटी अपने तरीके से लिखती है, ठीक है। ये लिख रखा है विच वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है, DNA by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। मतलब प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट करके 1972 में प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला में जोड़ा गया और तब जाकर एक आरडीएनए बना, ठीक है। आगे देखो, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल। अब डीएनए को कट करना कैसे पॉसिबल हुआ, कटिंग एट डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड, अगले पेज पे देखें, सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, कैंची, इसके बाद ही पॉसिबल हुआ कि डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से कट करके हम उसको एक जीन को निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। वो जो डीएनए निकाला उसको प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा गया। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। अब वो साल्मोनेला का वो जो प्लाज्मिड था जिसमें वो जीन जोड़ा, अब वो वेक्टर की तरह काम करेगा टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। ये वेक्टर उस डीएनए को ट्रांसफर करेगा। यू प्रोबेबली नो दैट, अभी एक एग्जाम्पल बता रहा है, मॉस्किटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर मलेरियल पैरासाइट इन ह्यूमन बॉडी। जैसे कि मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में लाने के लिए मॉस्किटो एक वेक्टर की तरह काम करता है, वैसे ही यहाँ पर ये वेक्टर डीएनए है जो हमारे इस जीन को उस सेल में ले जाएगा। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। इन द सेम वे अ प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गन्स। एलियन पीस का मतलब डिजायर्ड जीन, भाई उस सेल के लिए तो अननोन है ना, एक किसी दूसरे डीएनए को वेक्टर की हेल्प से हम किसी सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, in the desired gene. The linking of antibiotic resistant gene with the plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligase। अब देखो उन्होंने ब्रीफ में सारी बात बता दी है। अब ये कह रहा है कि वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला उसको प्लाज्मिड से जोड़ा, और जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है लाइगेज, हम पहले भी पढ़ चुके, डीएनए लाइगेज हमेशा डीएनए के सेगमेंट को जोड़ता है, तो लाइगेज से जोड़ा गया, which act on cut DNA molecule and join their ends। दोनों डीएनए एंड को जोड़ देता है। तो मतलब क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने कट करके जीन निकाला,
फिर हम वेक्टर के प्लाज्मिड वेक्टर को भी कट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद दोनों को जोड़ देते हैं लाइगेज की हेल्प से, और तब एक आरडीएनए पूरा बनता है, ठीक है। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमस रिप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इट इज नॉन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो डीएनए बना जोड़ने के बाद इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, मैंने कहा था उन्होंने ई कोलाई में भी ट्रांसफर करने की कोशिश की, ठीक है। अब बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, साल्मोनेला जैसा ही बैक्टीरिया है, क्योंकि साल्मोनेला का प्लाज्मिड था, उसमें एक जीन जोड़ा, अब उसको ई कोलाई में ट्रांसफर किया गया, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, it could replicate using the new host for DNA polymerase enzyme and makes the multiple copies। अब अपन ने वो आरडीएनए जो साल्मोनेला का प्लाज्मिड से बना है उसको ई कोलाई में डाल दिया। अब ये प्लाज्मिड ई कोलाई में गया और ई कोलाई सेल का मटेरियल यूज कर रहा है। ई कोलाई में डीएनए पॉलीमरेज है, उसके डीएनए पॉलीमरेज से वो प्लाज्मिड अंदर जाके अपनी कॉपीज बनाएगा। जब जब ई कोलाई डिवाइड होगा तो वो भी साथ साथ डिवाइड होगा, मतलब वो उस सेल का पार्ट हो जाएगा और वो जीन उसके अंदर एक्सप्रेस होने लग जाएगा, जो जीन हमने भेजा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। तो वो आराम से उसकी मल्टीपल कॉपीज भी बनाता जाएगा, ठीक है। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई द कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड एज क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब हमने वो जो प्लाज्मिड भेज दिया ई कोलाई में, अब वो प्लाज्मिड अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे बैक्टीरिया ई कोलाई भी जब 1 से 2, 2 से 4 डिवाइड होगा तो हर सेल में वो प्लाज्मिड भी चलेगा। तो एक तरह से आपने वो जो एंटीबायोटिक जीन भेजा उसका भी तो नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ती जा रही है, उसको हम क्लोनिंग भी कहते हैं कई बार। तो एक तरह से उस सेल के साथ साथ उस जीन की भी क्लोनिंग हो रही है और हर सेल में वो डिजायर्ड जीन पहुंचता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक जनरल चीज़ समझाई गई है, इस टेक्निक में हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी अब ये ऑर्गेनिज्म को कैसे हम मॉडिफाई करते हैं उसकी कुछ स्टेप्स दी हैं, इस स्टेप पर हम बाद में आएंगे। तो सिंपल सी बात है, अभी तक जो हमने पढ़ा इस चैप्टर का मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्रिएशन हुआ, क्या बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या रहेगा, ठीक है। अब हम इसका चैप्टर की प्रॉपर वे में शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ एक आउटलाइन दिया, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, बायोटेक क्या चीज़ है और हम अपने इस चैप्टर में कौन सी बायोटेक पढ़ रहे हैं और उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, कैसे ट्रांसफ़र कर रहा, थीम क्या है बेसिकली, इसमें हमने केवल वही चीज़ ली। अब हम इस चैप्टर की स्टेप बाय स्टेप आगे शुरुआत करेंगे अगले सेगमेंट में।